आपको पता है कि अगर इलेक्शन होता है तो इनकी आने वाली नस्लों की सियासत भी खत्म हो जाएगी। पंजाब असेंबली जो है वो खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान की करेंसी भी गिरेगी। मैंने पाकिस्तान को तीनों कैटेगरीज में मेडल दिलाया। लोन इस शर्त पे अरेंज किया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो मार्कअप देंगे। डोर टू डोर कम्युनिकेशन है। उत्पादन खानदान खुशहाल पाकिस्तान। We arrange the visas for you. We have the anesthetist expert. जब आप मुलाजिम होते हैं तो आपका एटीट्यूड मुलाजिम वाला होता है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुम्मा मुबारक आप सबको, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे, क्योंकि फाइनली कराची में सर्दियाँ आ गई हैं और कल रात सेंटीग्रेड कम से कम 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो कल सुना है कि काफ़ी लोगों ने सर्दियाँ एंजॉय की है, मूंगफलियाँ खाई हैं, और सियासी बहरान का भी जो है वो नज़ारा देखा है, किस तरह से पंजाब हुकूमत में क्या एक तमाशा लगा हुआ है। कल भी मैं यही बात कह रही थी, समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाह रहे हैं। एक अजीब सा सियासी बहरान आया हुआ है, पहले डिनोटिफाई किया जा रहा है, फिर उन्हीं सीएम को जो है वो लगाया जा रहा है कि भाई जब तक कोई नया सीएम नहीं आता पंजाब का, आप ही अपनी जो है वो सारी ड्यूटीज़ जो है वो जारी रखेंगे। करना क्या चाह रही है हुकूमत, क्यों इतना डर रही है? साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं, ख़त्म करें बात को, लेकिन नहीं। आगे चल के शो में इस बारे में बात करेंगे, लेकिन कोट ऑफ द डे से हमेशा अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज का कोट ऑफ द डे आपके लिए है कि बस तुम्हें यकीन रखना है कि उससे मांग लिया जाए, वो आप जो उससे मांगेंगे वो आपको मिल कर रहता है, फिर वो तुम्हें वहाँ से अता करेगा कि तुम्हारी दुआएं भी हैरान रह जाएंगी। यानी कि कहने का मकसद ये है यहाँ पे कि आपको जो कुछ भी मांगना है आपने परवरदिगार की ज़ात से मांगे, अपने रब से मांगे, उसके आगे हाथ फैलाएं। किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों किसी से हम मदद मांगे, क्यों किसी की मदद के लिए हम आगे हाथ फैलाएं? किसी से हमें मदद के लिए हाथ फैलाएं तो सिर्फ अपने रब के आगे फैलाएं, फिर वो ही आपके वसीले ऐसे बनाएगा, ऐसे रास्ते बनाएगा कि जिसकी मदद को आप सोच रहे थे वो शख्स खुद चल के आपके सामने आएगा, और रास्ते ऐसे बन जाएंगे कि आपकी मंजिल आपके लिए आसान हो जाएगी। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पे। पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया। रात की तारीकी में हुकूमत का गैर आईनी इकदाम, गवर्नर ने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वजीर आला और पंजाब काबीना को तहलील कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई ने गवर्नर इकदाम को गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। दुनिया की बढ़ती आबादी पर अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान की शरह आबादी भी तेजी से इजाफा, लेकिन वसाइल में इजाफा ना होने के बराबर। खुराक, तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी कैसे मुमकिन होगी, प्रोग्राम में आज बात होगी। और इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। इवेंट में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम कराने वाले रमीज इब्राहिम आज बनेंगे हमारे मेहमान। बड़ी खबर तो आपने जानी, अब नजर डाल लेते हैं आज के टॉप ट्रेंड पर। इस वक्त सोशल मीडिया पर इमरान खान टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड में। कल से अब तक 8000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट कर चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कल जिस तरह से पंजाब असम्बलियों के तहलील करने की बात आ रही थी, फिर उनके उसके बाद सीएम पंजाब को डिनोटिफाई कर दिया गया रात की तारीकी में। जैसे ही हुकूमत रात की तारीकी में आई थी, वैसे ही रात की तारीकी में बड़े बड़े फैसले कर लेती है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देती है, जो भी बड़ा अहम फैसला करना होता है रात की तारीकी में ही करती है। और जो फैसला कल हुआ उसके बाद खान साहब टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, अपने कायद के साथ खड़े होने का इजहार कर रहे हैं ट्विटर पे। आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉप ट्रेंड कर रहा है हारिस रऊफ। कौमी खिलाड़ी हारिस रऊफ टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। हारिस रऊफ टॉप ट्रेंड में क्यों शामिल हैं? वो इसलिए शामिल हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हारिस रऊफ की फियांसी उनकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर रिवील हो गई हैं और उनकी शादी का ऐलान कर दिया गया है। तारीख बताई गई है 26 दिसंबर को उनकी शादी है। तो फैंस अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हारिस रऊफ टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। और इसके अलावा केन विलियमसन भी जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम और जो है पाकिस्तानी टीम के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का स्टार्ट होने वाला है। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जिसके बायस न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, और अब तक 1000 से ज़ायद सारिफीन इस पर ट्वीट कर चुके हैं। ये तो था टॉप ट्रेंड। आप स्क्रीन पे भी देख सकते कि टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। अभी प्रैक्टिस सेशन जारी रहेगा, और पीसीबी में भी काफ़ी जो है वो चेंजेस नज़र आई हैं। ऐसा लग रहा है सिटी साहब की चिड़िया बोल रही है, बल्कि इस चिड़िया ने बहुत एक्टिवली काम करना शुरू कर दिया है। आगे चल के आपको शो में बताएंगे कि क्या क्या चेंजेस आई हैं। लेकिन फिलहाल
सियासी डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं तो अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो दिन ब दिन सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। पीडीएम हुकूमत ने पंजाब में एक नया सियासी बहरान पैदा कर दिया है, लेकिन अब ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने वाजे कर दिया है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद ही असम्बली तहलील होगी। और गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में उन्होंने वाजे और दो टोक कह दिया है कि गवर्नर पंजाब के इरादे जो हैं वो ठीक नहीं थे, लेकिन हम कानून और आइन के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करेंगे और हमेशा आइन का दिफा करेंगे। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरी तरफ बात करें तो ये भी सुनने में आ रहा है कि एक और अहम खबर आई है हमारे पास, काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कल गवर्नर हाउस के बाहर होने वाला पीटीआई का एहतजाज रंग ले आया है और इम्पोर्टेड सरकार ने कोई भी इंतहाई कदम उठाने से गुरेज किया है। खबर ये भी है कि कल गवर्नर हाउस एक इजलास हुआ वहाँ पे, जिसमें वफाकी वजारत कानून समेत लीगल टीम ने गवर्नर को वजीर आला को डिनोटिफाई ना करने की तजवीज़ भी देते हुए कहा था और बताया है कि ऐसा करने की सूरत में वो खुद फंस जाएंगे। जिसके बाद बाखबर ज़राए का दावा है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी गवर्नर पंजाब को वजीर आला को डिनोटिफाई करने से रोक दिया है, लेकिन कल रात की डेवलपमेंट जो है उनको डिनोटिफाई कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि जब तक कोई नया वजीर आला पंजाब नहीं आ जाता, परवेज़ इलाही ही अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम देते रहेंगे। लेकिन आखिर करना क्या चाह रही है हुकूमत? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा, ये बताइएगा कि आखिर गवर्नर पंजाब करने क्या वाले हैं कि गवर्नर राज लगाना चाह रहे हैं? एक तरफ उन्होंने जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को डिनोटिफाई कर दिया है और उसके बाद फिर ये भी कहा है कि जब तक कोई नया सीएम पंजाब नहीं आ जाता आप ही अपनी ड्यूटी सर अंजाम दीजिएगा। करना क्या चाह रहे हैं आखिर? बेसिकली करना ये चाह रहे हैं, अवाम को भी समझ आ रही है और हम भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर सीएम ही उन्होंने रहना है और उन्होंने ड्यूटी सर अंजाम देनी है तो इनको गैर आईनी गैर कानूनी कदम उठाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल, बेसिकली ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, अवाम को फेस नहीं कर पा रहे। इनको पता है कि बाकी सारा कुछ तो केसेस वगैरह, मुल्क की हुकूमत भी इन्होंने ठेके पे मुल्क को ले लिया, मैनेज कर लिया। अनफॉर्चुनेटली इदारों में ऑफिसर्स को भी ये जो इन्वेस्टिगेशन, जो भी इनके खिलाफ ट्रायल चल रहे थे, ये मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद अदालतों को मैनेज कर लेते हैं। एक अदालत जिसको ये मैनेज करने से घबरा रहे हैं वो है अवाम की अदालत। और इलेक्शन से भागने का तरीका जो इनको इस वक्त नजर आया है, क्योंकि इनको पता है कि अगर इलेक्शन होता है तो इनकी आने वाली नस्लों की सियासत भी खत्म हो जानी है। अभी भी सियासत खत्म हो गई मुसर्रत साहिबा। अब देखिए ना, अगर अवाम की सपोर्ट देखी जाए तो पूरी खान साहब के साथ है। कल से खान साहब ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, पूरी सपोर्ट अवाम की इमरान खान के साथ है, लेकिन फिर भी इस तरह की एकदम उठा रहे हैं। अभी आईनी जंग के खिलाफ आप लोगों ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि जो आईनी जंग छेड़ने का ऐलान किया है, कितने पुरुमीद है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंशाल्लाह ताला आईनी जंग ही हमारा हक है और हम आखिरी, वो कहते हैं ना कि आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। इनफैक्ट देखें, क्योंकि ये जंग तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि अगर ये आईनी कदम होता तो आप जरा गौर करें कि इनको इतनी रातों को बैठना क्यों पड़ता। इन्होंने सारे माहिरीन इकट्ठे किए और ये शेषो पंच का शिकार थे। लेकिन इंशाल्लाह हम कोर्ट्स में भी जाएंगे। प्रेसिडेंट को भी हमारे स्पीकर ने लेटर लिखा है कि वो इस शख्स को गैर आईनी इकदाम उठाने का ये मुर्तकिब हुआ है। वैसे भी इनके ऊपर इंशाल्लाह आप देखिएगा आर्टिकल 6 भी लगेगा, तो इनको हटाया जाए। उसके साथ साथ हम कोर्ट्स में भी जाएंगे। बहरहाल अफसोसनाक सिचुएशन है। 12 करोड़ के सूबे को जिस तरह से ये मैनेज कर रहे हैं, जिस तरह से ये शब खून मार रहे हैं अवाम के मैंडेट के ऊपर, और जिस तरह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, 8 माह के अंदर इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। सिवाय NRO2 की एग्जीक्यूशन के अलावा मुझे आप बताएं कौन सा ऐसा काम है जिससे हमारी जिंदगियों में बदलाव आया, जिससे बेहतरी आई? मुसर्रत साहिबा, आप एक सूबे की बात करिए, मैं से पूरे मुल्क की बात करिए। आप देखें पूरे मुल्क में एक बहरान आया हुआ है, हमारी मईशत का बुरा हाल है, सियासी सूरत हाल इतनी बुरी है, बाहर ममालिक में हमारा तमाशा बन के रह गया, मजाक बन के रह गए हैं। हमें पॉलिटिक्स को इन लोगों ने एक सर्कस, ऐसा लग रहा है कि सर्कस लगा दिया है इस चीज़ का। तो आखिर करना क्या चाह रही है हुकूमत? क्यों इतना डर रही है इलेक्शन से? आखिर में उन्होंने आगे जाके भी तो इलेक्शन करवाने ही है, कब तक प्रोलॉन्ग कर लेंगे? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना? एक तो मुल्क ऑलरेडी डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ है, 2-3 महीना और इस तरह से खिंचा तो हम तो कन्फर्म डिफॉल्ट कर जाएंगे। फिर जी, हम कंफर्म डिफॉल्ट करने की तरफ जा रहे हैं और ये इनको पता है। जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको सारी असल हकीकत पता होती है। आवाम के आगे जो मर्जी वो आके मीडिया में बयानबाजी करें,
एक तो ये बात। दूसरी जो बात है, ये करना इसलिए चाह रहे हैं भी कि ये मुल्क को, इनको लगता है कि इन्होंने जो भी डील की है उसमें जो भी पेमेंट की है वो इस मुल्क का ठेका था। अब ये चाहते हैं कि इलेक्शन जब भी हुआ, हमने तो आना नहीं, तो इस सिचुएशन को इतना बुरा और वर्स्ट कर दिया जाए कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो, 1 साल इन लुटेरों, चोरों, डाकुओं को मजीद मिल जाए। आप गौर करो कि मुल्क की इकोनॉमी की ये सिचुएशन हो, आईनी बहरान हो, और रोजाना की बेसिस पे एक नया वजीर बना देते हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे तवील कैबिनेट, 76 मेंबरान है कैबिनेट के, और इसकी 60% वो हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, जिनके खिलाफ करप्शन केसेस हैं। और जो नूर आलम ने एक बात की, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि ये वाहिद ऐसा दौर है जिसमें जो वजीर है वो 50,000 रुपए भी रिश्वत ले रहा है, 2 लाख भी ले लेता है, 2.5 लाख भी ले लेता है, यानी कि हर तरह के रेट्स हैं, बस जो आता है वो मिल जाए, के ऊपर जो आता है मिल जाए। तो पोस्ट के ऊपर आपने देखा कि हमारे जो कंटेनर्स में सोयाबीन, वो जिस तरह से वो सोयाबीन फंसा हुआ है, पूरा पोल्ट्री एसोसिएशन बेचारी रो रही है रोज हमारे। आने वाले टाइम में जो बड़ा बहरान आ रहा है वो फूड का बहरान आ रहा है, वो मेडिसिन का बहरान आ रहा है, बिकॉज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चीखे मार रही है कि जितने भी उनके रॉ मटेरियल्स हैं बाहर से आते हैं। सभी चीखे मार रहे हैं, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड अथॉरिटी हो, पोल्ट्री फार्म हो। आगे तो ऐसा लगा नए साल में लोग खुशी खुशी एंटर होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगा नए साल में हम बहरान में एंटर होंगे। अल्लाह ना करे, ताला हमें बचाए। अच्छा मुसर्रत सीमा, वक्त की कमी, जल्दी से बताइएगा कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब भी वहाँ पे लाहौर में मौजूद हैं? दोबारा से कोई खरीदो फरोख्त हो रही है, लोगों की रेट्स वगैरह तय किए जा रहे हैं? देखें, जब भी आइन शिकनी होगी, जब भी कोई गैर आइनी गैर कानूनी कदम होगा, उसका खुरा आसिफ अली जरदारी की तरफ ही जाता है। जब भी मैंने तो कल मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि 5-5 अरब रुपए हम सारे अरकान को दें, हम उसका एक हॉर्स ट्रेनिंग हॉस्पिटल बना के दे देते हैं ताकि इनको छोटी सर्जरी के लिए, प्लेटलेट्स काउंट के लिए, आसिफ जरदारी को कमर दर्द के लिए बाहर ना जाना पड़े, सर्जरीज के लिए हम ये फैसिलिटी इधर ही दे दें। और बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है, और इनको हमने बताया है कि हमारी पार्टी में हमारे जितने अरकान हैं सारे लॉयल हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं, तुम लोगों की तरह बिकाऊ माल नहीं है। इंशाल्लाह जिसको भी ये ऑफर करेंगे इनको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन सही बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत चीमा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जिसको ऑफर देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से मुंह की खाएंगे, क्योंकि कल भी सुनने में आया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPs थी, खातून MPs, जिनको 5 करोड़ तक की ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दी। आगे बढ़ते हैं। अब सियासी सूरत हाल इतनी हंगामी चल रही है, तो क्यों ना हम सितारों के हाल की तरफ जाएं, और आगा बहिश्ती साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, उनको अपने शो में वेलकम कहेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर होने क्या वाला है। तो बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खाने अभी फिलहाल क्या सूरत हाल चल रही है और सितारों की सूरत हाल क्या चल रही है। तो आगा बहिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। सुबह सुबह थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी आगा बहिश्ती साहब, ये बताइएगा कि सितारों के हवाले से बताएं कि आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सितारे क्या कह रहे हैं? क्या वाकई परवेज इलाही जो है वो CM पंजाब बरकरार रहेंगे? क्या अदालत से उनको इंसाफ मिल पाएगा? PDM दूसरी तरफ इतनी जो है वो पूरी उम्मीद नजर आ रही है कि जी हम अपना वजीर आला लेके आ जाएंगे, आखिर होने क्या वाला है? देखिए, बाहर के अब ये तो बात सितारों की रोशनी से मैं ये कह सकता हूँ कि परवेज इलाही जो है वो बहाल हो जाएंगे, और वक्ती तौर पर बहाल हो जाएंगे, इधर से बहाल हो जाएंगे, इधर से अदम एतमाद वक्ती तौर पर बहाल हो जाएंगे, अदम एतमाद हो जाएगा, और पंजाब असम्बली जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, और अगले नए वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़र आ रहा है, और आगे जो आने वाले वक्त है वो इमरान खान का वक्त नजर आ रहा है। सितारों से हुक्मरानी के सितारा जो है आपको असेंबलियां कब तहलील होती हुई नजर आ रही है? कि खान साहब में तो कहा था 23 दिसंबर यानी कि आज के दिन तहलील होने वाली थी। इसका सिलसिला जो है वो 11 दिन तक चलेगा, और 11 दिन के बाद हम पंजाब असम्बली को जो है वो टूटता हुआ, खत्म होता हुआ देख रहे हैं, आईनी बहरान देख रहे हैं। काफी मामलात आप देखेंगे कि उलझनों में इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, और बिलखुसूस शहबाज शरीफ के ऊपर पड़ेगा, इसके गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा। इसका जो इक़दामात है इससे यकीनी तौर पर ये जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की जो 4 किलोमीटर की गवर्नमेंट है इसके ऊपर पड़ेगा, और मुझे लगता है इसके असरात
पूरे तरीके से पूरे पाकिस्तान, आज आप देखेंगे बहुत से पाकिस्तान की करेंसी भी गिरेगी और काफी मामलात जो है वो गड़बड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आगा बहिश्ती साहब, थैंक यू सो मच। क्या वाकई सूरत हाल तो बहुत बुरी है, करेंसी की रेट दिन ब दिन गिरते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान को तो भी पॉजिटिव से उठा के जो है वो सी पॉजिटिव कर दिया गया है। मजीद हमें डिफ़ॉल्ट की खतरे के दहाने पे मजीद ला के खड़ा कर दिया गया है। खैर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हम दुआ गो हैं इस चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ जिक्र करते हैं कि ख़बरनामा सुनकर अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, लेकिन आज हम आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट लेके आए हैं जिसमें पाकिस्तान की अहम ख़बरें कुछ बहुत ही ख़ास लोगों ने पढ़ी हैं। ये वो बच्चियां हैं जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स और ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट की वजह से स्कूल जा सकी हैं और आज इस काबिल हुई हैं कि वो ख़बरनामा ना सिर्फ पढ़ सकती हैं बल्कि आपको पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल के बारे में भी आगाह करेंगी। एक सेगमेंट है, आपको दिखाते हैं और उसके साथ ही फिर आगे हम ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। आज की इस सेगमेंट में हम आपको खुशामदीद करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बढ़कर 62.3% हो गया है। पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन भी इस मिशन पर है कि हम दोनों जैसी और बहुत सी लड़कियां स्कूल जा सकें। क्या आप जानते हैं स्कूल्स में खवातीन के अंदराज को यकीनी बनाने के लिए KSF फाउंडेशन के 40% फंड्स गर्ल्स स्कूल को दिए जाते हैं ताकि इससे ज़्यादा मौका मिले हम जैसी लड़कियों को आगे बढ़ने का। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड की मेहनत और लगन से किला अब्दुल्ला यूसी ज़राबंद और बलूचिस्तान में भी नए स्कूल तामीर किए गए हैं जहां अब तकरीबन 50 लड़कियां स्कूल जाती हैं। लड़कियों का तालीम याफ्ता होना सिर्फ उनके मुस्तकबिल के लिए नहीं, कई चीज़ों के लिए मुफीद होता है। मुल्क की खुशहाली, ग़िज़ायत और देखभाल से वाकिफ़ होती हैं, अपने हुकूक बेहतर जानती हैं और मार्केट में हिस्सा लेने और आमदनी कमाने में आगे है। इसके अलावा एक हालिया स्टडी से इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि लड़कियों का गैर तालीमी होना ममालिक को 12 साल का नुकसान देता है। इसके साथ साथ इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स के साथ से भी एक स्कूल बनाया जा रहा है। हम आज ये खबर पढ़ सकते हैं क्योंकि 3 साल पहले हमारे लिए किसी ने ऐड किया हमें तालीमी याफ्ता बनाने के लिए। याद रखें, लड़कियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। खबरों की दुनिया से आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट हीरो पाकिस्तानी का, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के हीरो से और जहां पे एक अच्छे बॉडी बिल्डर हैं और जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के एक ऐसे इंटरनेशनल इवेंट में एक नहीं बल्कि 2 नहीं 3 गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। तो रमीज़ इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रमीज़। और सबसे पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया सुबह और बहुत बहुत मुबारक हो आपको पूरे पाकिस्तान की जानिब से। आपने माशाल्लाह से 3 आलमी गोल्ड मेडल जीते हैं, कैसा फील हो रहा है आपको अभी? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, शुक्र है अल्लाह का कि मैंने ये अचीवमेंट हासिल की और बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मैं वो पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने वर्ल्ड लेवल पे जाके तीनों कैटेगरीज में पहली दफ़ा गोल्ड मेडल मिला है पाकिस्तान को और वो मेरे एवज मिला, मतलब मेरे थ्रू मिला। और मैं इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैंने पाकिस्तान को इन 3 जगहों पे तीनों कैटेगरीज में मेडल दिलाया। और यही नहीं, 7 बॉडी बिल्डिंग की टाइटल फाइट हुई। मैंने 85 किलोग्राम में गोल्ड मेडल लिया था, मैन फिजिक में लिया था और क्लासिक फिजिक में भी लिया। तो 85 किलोग्राम में जब मैं गोल्ड मेडल हुआ तो फिर तमाम वेट कैटेगरी की टाइटल फाइट हुई प्रो कार्ड के लिए। तो वो प्रो कार्ड की टाइटल फाइट भी मैं जीत गया, मैंने प्रो कार्ड भी विन किया है। हाँ माशाल्लाह, प्रो कार्ड भी विन किया आपने। जी, तो वो मिस्टर वर्ल्ड का प्रो कार्ड भी मुझे मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है, पेरेंट्स की बहुत दुआएं हैं, साथ में आपकी मेहनत कितनी है रमीज़ साहब, ये बताइएगा इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी खिलाई पिलाई भी एक पूरा डाइट प्लान होगा, आपका एक प्रॉपर रूटीन होगा, आपकी वेट लिफ्टिंग होगी, बॉडी बनाने के लिए कोई इतना आसान काम नहीं है। तो थोड़ा सा शेयर करेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं और जो अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं। आजकल हमारे नौजवान बड़े शौकीन हैं इस चीज़ के, कितनी मेहनत लगती है और कितना टाइम पीरियड लगता है ख़ुद को इस तरह के कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करने में? देखिए, मुझे तो इस फील्ड में अभी 15 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सिटी, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, कराची, पाकिस्तान लेवल के तमाम टाइटल्स मैं जीत चुका हूँ।
और पिछले 7 साल से मैं इंटरनेशनल कम्पीट कर रहा था। ये मेरा ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाऊं। तो इसके लिए मैं पिछले 7 साल से स्ट्रगल कर रहा था। इसके अंदर दिन में 6 घंटे हमें ट्रेनिंग के निकालने होते हैं, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे इवनिंग में। फिर एक टाइम हमें बॉडी को टैन करना होता है, धूप में लेटने के लिए टाइम चाहिए होता है, कार्डियो का टाइम निकालना होता है। फिर इसके अंदर डाइट होती है, वो 2-2 घंटे से हमें मील लेनी होती है। वो सारी जो है बॉयल होती है, कोई हम जायके वाली जो फूड नहीं खाते हैं, हमारे बिल्कुल बॉइल्ड। और कितना खाते हैं, क्वांटिटी क्या होती है मीट की, अंडों की? कि सुना है कि आप लोग 2-2 दर्जन तक अंडे खाने पड़ते हैं आप लोगों को। जी, 36 एग्स खाता हूँ मैं दिन में, सिर्फ एग वाइट। और 2 किलो चिकन होती है। और अगर मैं वेट गेन पर हूँ तो फिर कीमा होता है 2 किलो। फिर इस तरीके से कीमा भी बॉईल करके खाते हैं? जी, सब बॉईल होता है। ओट मील होते हैं हमारे साथ में। फिर उसके बाद बेक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये चीजें होती हैं। पीनट बटर, ब्राउन ब्रेड। और हमारी डाइट बहुत महंगी डाइट है आपकी। इसका मतलब है कि अगर अंडों की बात करें तो अंडे तो वैसे जो हैं वो सोने के अंडे हो गए हैं आजकल। 36 अंडे दिन में, और डेली खाने हैं आपको ये, और डाइट में कोई चेंज नहीं होता? नहीं, कोई चेंज नहीं होता। ये हम 6-6 महीने साल यही डाइट खाते हैं। तो बात ये है कि इस डाइट को खाने के लिए रोजाना के आपको कम से कम 4,000 रुपए चाहिए आजकल के दौर के हिसाब से, जो महंगाई चल रही है। 4,000 रुपए, 3,500 रुपए की आपकी पर डे की डाइट होती है। फिर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स अलग होते हैं, तो पर डे का खर्चा आपका ठीक ठाक होता है। उसके बाद जाके आप मिस्टर वर्ल्ड या कोई इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट क्या है आपका, अगला टारगेट क्या है? आप माशाल्लाह से पाकिस्तान को 3 मेडल जिता दिए आपने गोल्ड के। जी, अगला टारगेट ये है कि पहले तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँ तो मेरी प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर से अपील है कि काइंडली, मैं वापस आके इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा कर्जों में लेके यहाँ पहुँचा था, तो मेरा माइंड फ्रेश होगा तो मैं मिस्टर यूनिवर्स है नेक्स्ट इवेंट। और अगर मैं मिस्टर यूनिवर्स जीत गया तो फिर मैं ओलंपिया के लिए ओलंपिया के लिए जाऊँगा। ये पूरा साल जो है मेरा पूरा शेड्यूल बना हुआ है, लेकिन उसके लिए मेरा माइंड फ्रेश होना ज़रूरी है। काइंडली अब तो मुझे सपोर्ट करें। बिल्कुल, हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए अपील करते हैं इब्राहिम के लिए कि इनको प्लीज़ सपोर्ट की जाए। पाकिस्तान का नाम आगे रोशन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं इब्राहिम कि आगे आप जो भी प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, अगले जो भी टारगेट्स हैं आपके, अल्लाह ताला आपको उसमें सुरखरू करे। आमीन सुम आमीन। बहुत में अपना वक्त देने का। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम इस्लामिक बैंकिंग की। हमने एक रिकॉर्डेड सेगमेंट रखा हुआ है आपके लिए, उसमें होंगे हमारे साथ अल्लामा इलियास सत्तार साहब, जो आपको बताएंगे कि इस्लामिक बैंकिंग की डिटेल्स, आप लोगों की क्वेरीज जो भी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जिक्र करेंगे शरई अदालतों का कि वफाकी शरई अदालत के अहकामात के बाद से मुल्क भर में बैंकारी निज़ाम के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस मामले का वाहिद हल इस्लामी बैंकारी है। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में राइज इस्लामिक बैंकिंग क्या वाकई इस्लामी उसूलों के मुताबिक है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इलियास सत्तार साहब, इस्लामिक स्कॉलर। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में और उनसे जानेंगे मजीद। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि कुरान ने किस तरह के सूद को हराम करार दिया है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। असल हम लोगों को गाइडेंस जो है वो कुरान ही से लेना चाहिए, और कुरान में सूद हराम किया है। और ये कॉमन सेंस की बात है कि जो सूद उस वक़्त राइज था उसको ही हराम करेगा ना। बिल्कुल, ये तो नहीं कि कोई फैंसी करेगा, इमेजिनेशन करेगा कि बाद में ऐसा सूद होगा। तो कुरान में जो सूद को हराम किया है उसके आयत में खाली थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ ताकि वो क्लियर हो अब हमको भी कि तर्जुमा ये, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। जो सूद बाकी है उसको छोड़ दो, और अगर ऐसा नहीं किया तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल मीन्स द प्रिंसिपल अमाउंट लेंड, सही, जो उधार दिया था वो तुम्हारा है। तुम जुल्म ना करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट वो मिल जाएगा, और तुम रिबा भी मत लो। अच्छा, अगर और कोई तंगी वाला हो उसे आसानी तक मोहलत दो, और कर्ज को माफ़ कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर कोई तंगी में है, अगर तंगी में है तो कर्ज को माफ़ कर देना भी कर दो तो और बेहतर है, यानी वो खैरात वगैरह जो भी होगा
बहुत ही बेहतर है अगर तुम समझते हो। तो ये आयतों के नज़र में आप जो अभी सुनिए आपको भी अच्छे से समझ में आ गया। और नंबर 1 पॉइंट इसमें ज़रूरी है कि उधार हो। उधार नहीं हो तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है रिबा का। उधार हो तो रिबा का कंसेप्ट होता है। और अगर कर्ज में ये शर्त होता है कि अगर वो नुकसान करे या फ़ायदा करे उससे आपको कोई गर्ज नहीं है। हमने इतना उधार दिया, उस पर इतना फिक्स कर दिया था, प्रॉफिट दोगे, मार्कअप या इंटरेस्ट या रिबा जो भी बोले उसका नाम, तो वो तुमको देना है। भले तुम नुकसान करो, दैट इज़ योर हेडेक। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर लाइफ हिस्ट्री, आई एम इंटरेस्टेड इन द रिटर्न ऑन माई प्रिंसिपल। तो अब ये बात, दो बात तो क्लियर हो गया कि उधार होना ज़रूरी है, नफ़ा बगैर किसी शर्त के देना ज़रूरी है। कोई नुकसान नफ़ा का कोई कंसेप्ट नहीं है। लेकिन प्रॉफिट आपको मिलेंगे तो वो आपका सूद नहीं कहलाएगा जो आप प्रॉफिट ले रहे हैं। नहीं, वो प्रॉफिट नहीं, वो सूदी है, मगर वो हमारे लिए वो लोग प्रॉफिट भी उसको समझ लेते हैं, नफ़ा वो हमारा। लोग तो यही कर रहे हैं ना आजकल। हाँ। तो इस पे कहते हैं कि जी हमने आपको ये अमाउंट, सर्टेन अमाउंट दिया है, उसका हम प्रॉफिट लेंगे आपसे, हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, वो भी गलत है। हाँ, तो लेकिन इसमें मेरा नज़रिया ये है कि ये चूँकि इसमें लोन होना ज़रूरी है और इसमें नफ़ा कंपलसरी ज़रूरी है, तो इससे हट के अगर कोई बात करे तो आसानी से हल हो जाता है माल का। हमने कुछ बैंक से लोन अरेंज भी किया है अपने फैक्ट्री के लिए, और वो लोन इस शर्त पे अरेंज किया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो मार्कअप देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो मार्कअप नहीं देंगे। तो आपकी नज़र में ये क्यों सूद गलत है? अगर ये गलत नहीं है अगर, तो इस्लामिक बैंकिंग इसको क्यों सही करार दे रही है? किसको सही? इस्लामिक, आप सूद की जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये गलत है, हराम है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे तो ये चीज़ें की जा रही हैं, तो आपकी नज़र में ये गलत क्यों है? मैं उसकी इस्लामिक बैंकिंग नज़र में गलत इसलिए है कि एक तो इसमें और जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उसमें जो सूद का रकम होता है जिसको मार्कअप बोलते हो लोग, उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बेसिक फ़र्क नहीं है। फ़र्क थोड़ा सा वो नाम को खाली हो गया है कि यहाँ से कान पकड़ो या वहाँ से कान पकड़ो, बात एक ही है। बल्कि बैंक का एक मैनेजर था, शादी में हम लोग एक ही टेबल में बैठे थे, तो वो बोला कि ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं दावत में, लेकिन बैंक में जो आता है उसको बोलते पक्का इस्लामी है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। अच्छा, नहीं कि वो इस्लामी तौर पे इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, क्योंकि इसमें हाँ। तो सही इस्लामिक बैंकिंग कैसे कर सकते हैं? तो सही तरीक़ेकार क्या है इस्लामिक बैंकिंग का? और एक बैंक से नहीं, 4 बैंक से किया हूँ, पहले बैंक से स्टार्ट किया था। तो तरीक़ेकार बताइए। वो तरीक़ाकार मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो मेरा तरीका ये है कि लोन होगा, लेकिन वो जो कंपलसरी प्रॉफिट है वो नहीं होगा कि अगर हम नफ़ा करेंगे तो तुमको उससे इतना हिस्सा देंगे जो फिक्स होगा, और अगर कम नफ़ा करेंगे तो उससे कम देंगे, और नुकसान करेंगे तो कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उधार दिया था उसको नुकसान में शरीक नहीं करेंगे। और बैंक वाले से ये भी एग्रीमेंट हो गया, बाकायदा एग्रीमेंट में क्लॉज लिखा हुआ है। कौन से बैंक्स हैं जो? बैंक से मेरा एग्रीमेंट हुआ था, बैंक से हुआ था, बैंक से हुआ, बैंक से हुआ। और तो क्या ये आम लोगों को भी यही ऑफर किया जाएगा, यही तरीक़ेकार बैंकिंग का? आम बैंक ये एक आम लोगों को, मैं आवाम की बात करूँ कि अभी हमारी बात सुन रहे हैं इन टर्म्स के ऊपर, क्या आम आवाम को भी यही बैंकिंग ऑफर की जाएगी, यही तरीक़ेकार? आम देखिए ना, बैंक पूरा सिक्योरिटी अरेंज करता है अपने पर, ऐसी उधार किसी को नहीं देता, मेरे को भी नहीं देता, बड़े से बड़ा हो उसको भी नहीं देता है, वो पूरा मॉर्टगेज करता है, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करता है। तो उसमें मैंने शर्त में ये रखा था कि 6 महीने का मार्कअप अगर मैं कम दूं, जितना जैसा 10% एग्रीड है, लेकिन नफ़ा कम हुआ तो 8 दे दिया, या नुकसान हुआ तो कुछ नहीं दिया, अगर 6 महीने ऐसा कंटिन्यू करूं तो फिर तुम जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी उसको रियलाइज़ कर सकते हो। और मैंने इसमें बहुत सारा पॉइंट्स दिया था। नहीं, लेकिन आपने तो दिया, और आप माशाल्लाह इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपको तो ये फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड भी कर दी, लेकिन आम शख्स के लिए, एक आम आवाम के लिए तो ये टर्म्स नहीं लागू करेंगे। उसी का बता रहा हूँ ना कि आम शख्स भी आएगा तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह रखेगा तो उसको उधार मिलेगा। नॉर्मल लोग तो ऐसे ही बैंक से लोन ले लेते हैं ना, जिनको लोन ऐसे ही देता भी नहीं ना, कभी कोई ना कोई गारंटी होता है किसी ना किसी। जॉब सिक्योरिटी के ऊपर दिया जाता है, या तो जॉब सिक्योरिटी के ऊपर देता है तो वो उतना पैसा देता है जितना उसका सैलरी है उसके रिलेटेड देता है।
ये तो नहीं कि वो डेफिनेटली सैलरी तो वो उसके साथ रिलेटेड होता है। और ये सब डिटेल तो खैर बाद में वर्कआउट हो सकता है, ये एक दिन का काम है, इसमें कोई ऐसा नहीं। लेकिन मेन जो कंट्री के प्रोग्रेस के लिए है कि इंडस्ट्रियल लोन वगैरह, कमर्शियल लोन वगैरह, तो उसमें प्रॉफिट कंसेप्ट से अगर रख दे तो किसी का नुकसान नहीं बैंक का। अच्छा वो बैंक भी मेरे को बहुत समझाना पड़ा, इतना आसानी से नहीं बात था, क्योंकि बैंक को तो बहुत आसानी से समझा दिया। तो ऊपर में वहीद सकरानी एक था, वो बहुत सीनियर आदमी था बैंक का, तो वो रिश्तेदार भी है और उससे मुलाकात हुआ। हम लोग दोनों जल्दी पहुँचे थे, टाइम से थोड़ा बाद पहुँचे थे, लेकिन आवाम बहुत देर से आई। तो दोनों गपशप कर रहे थे, तो मैं एक वैक्यूम प्लांट इंपोर्ट कर रहा था, जिसका आप लोग अभी ऐड भी दिए हैं अपसोड का। तो वो वैक्यूम प्लांट के लिए पैसे का ज़रूरत था। अच्छा पैसा मेरे पास मार्केट में तो था बहुत क्रेडिट में, लेकिन कैश नहीं था, स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट करना था। तो मैंने उसको ये बताया कि मैं तुमसे अपना जो बिल्स है हमारे पास, हमारा सारा ट्रांजेक्शन बैंक से होता है, मैं ऑफ द रिकॉर्ड सेल नहीं करता हूँ डेली। ये मेरा पाकिस्तान में इंग्लैंड का कस्टमर बनाते ये लोग कि ये इंग्लैंड का कस्टमर है। तो यानी कि आपको फैसिलिटेट किया गया, और आपकी नज़र में अगर बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ी बहुत रद्दबदल की जाए, थोड़ी बहुत चेंजेस की जाए, तो वो इस्लामिक बैंकिंग में तरीकेकार सही है। मज़मून लिखा है इस्लामाइजेशन ऑफ बैंकिंग इन 24 आवर्स। अच्छा ये लोग ज़्यादा पेचीदा इसलिए कर दिए हैं, ये जो नॉर्मल जो मदरसा ओरिएंटेड स्टडी है उसमें एक तो ये है कि वो लोग बोलते हैं कि लॉस में शरीक होना ज़रूरी है। अच्छा तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरा एक दोस्त था, फौत हो गया है आज से पहले, बहुत पहले का बात है। सही वक्त की कमी है हमारे पास अलामा साहब, इंशाअल्लाह मजीद आगे भी आपको बुलाएंगे अपने शो में, तो आपसे जानेंगे कि ये 24 आवर्स में आपने जो इस्लामिक बैंकिंग का एक कॉन्सेप्ट रखा है उसकी डिटेल्स क्या है। और इसी के साथ ही एक ब्रेक के जाने बढ़ते हैं, एक ब्रेक का वक्त है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान की शरह आबादी भी तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन वसाइल में इजाफा ना होने की वजह से हम जल्द ही एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और बढ़ती आबादी और कम होते मसाइल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समन रॉय, DG पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम समन साहिबा, एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। समन साहिबा ये बताइएगा कि पंजाब पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का मैंडेट क्या है और ये किस तरह से काम करता है? वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। आई थिंक पॉपुलेशन डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू से कि पॉपुलेशन के टॉपिक को डिस्कस करना थ्रू मीडिया इज सो क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। प्लेजर। क्योंकि या तो पॉपुलेशन के टॉपिक को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है या डिनाई किया जाता है। Agreed. So I think it is so critical to discuss population more than any other topic in this country because Pakistan एक developing country है, और जो population welfare department पंजाब है वो primarily family planning और population के growth के control के लिए policies और projects की ensure करता है। और इसके अलावा for the past many decades पंजाब में जितनी भी पॉलिसीज़ बनती रही हैं रिगार्डिंग पॉपुलेशन, और इसके अलावा जो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव को डिस्कस करना, उसके लिए बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और ये किस तरह से इसके लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? जो पंजाब में इस वक्त पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये बहुत प्रोएक्टिवली 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम कर रहा है। सो वी हैव नियरली 2100 फलाही मरकज़ और तकरीबन 129 फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स, और इसके अलावा मोबाइल यूनिट्स, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि आवाम को डोर स्टेप के लेवल पे फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड अवेयरनेस और फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर सकें। वैसे समन फैमिली प्लानिंग के लिए अवेयरनेस देना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग से काम है, क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ को सही नहीं समझा जाता, बहुत लोग एतराज़ात भी करते हैं। तो फिर आप लोगों की काउंसलिंग किस तरह से करती हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत ही टैबू टॉपिक्स में से एक है। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम आबादी के एतबार से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुके हैं, लेकिन सोशली और कल्चरली इस टॉपिक पे बात करना अभी भी बहुत मुश्किल है और बहुत सारे बैरियर्स हैं इसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। लेकिन आई थिंक दिस इज़ अगेन अ क्रेडिट टू दिस डिपार्टमेंट फॉर इंश्योरिंग दिस कम्युनिकेशन थ्रू पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन, लेकिन इसके साथ साथ जो डोर टू डोर कम्युनिकेशन है और ऐसे तमाम जो शादीशुदा जो कपल्स हैं
जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, यूनियन काउंसिल के लेवल पे, तहसीलों में, ज़िलों में, उन तक हमारी टीम्स जाती हैं। उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स की इस्तेमाल की अफादियत से आगाह किया जाता है और साथ ही उनको मोटिवेट और कन्विंस भी किया जाता है। सर, सबसे पहला सवाल जहन में आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स? कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल, इसके प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, इसी तरह कॉन्ट्रासेप्टिव्स के भी हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पॉपुलेशन के इस ट्रिमेंडस ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल के अलावा और हमारे पास कोई चाराकार नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स वक्ती भी होते हैं और परमानेंट नेचर के भी होते हैं, लेकिन कुछ के इस्तेमाल को तो आप बिल्कुल बगैर किसी भी टेंशन और ख़तरे के अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आदमी के लिए भी, ख़वातीन। पाकिस्तान में मोस्टली हम ख़वातीन के कॉन्ट्रासेप्टिव्स के मुतालिक ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन आई थिंक जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं अगर उनको मेल्स यूज़ करें तो इट इज़ मोर सेफ़ और उसकी जो एक्सेस है वो भी ज़्यादा आसान है। तो आई थिंक इन द कमिंग डेज फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स परस्पेक्टिव वी वुड बी ट्राइंग टू हैमर मोर a message for males to use contraceptives into their lives. अच्छा, गुड। अच्छा, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का आपका एक नया नारा है और जो बहुत चल रहा है आजकल, कि मुतवाज़िन ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, ये कितना इफेक्टिव है? जो अब जैसे हम स्लोगन्स की बात करें तो आई थिंक पब्लिक तक बहुत सादा अल्फाज में किसी क्लियर मैसेज को पहुंचाने के लिए हम इस तरह के काफ़ी स्लोगन्स पास में भी यूज़ करते रहे। आपको याद होगा पहले होता था 2 बच्चे खुशहाल घर आना, देन कम बच्चे खुशहाल घर आना, हम 2 हमारे, और आजकल हम यूज़ कर रहे हैं हम 2 हमारे 2। एब्सोल्युटली। एंड नाउ डेज वी आर यूजिंग मुतवाज़िन ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, विच एक्चुअली एम्फेसाइजेस कि आप तनासुब रखें और इसमें एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि आप अपनी फैमिली को प्लान करें अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज यू हैव, ताकि आप उनको एक क्वालिटी लाइफ दे सकें और उनको आप एजुकेशन, शेल्टर, फूड और लिटरेसी जैसी सहूलियात के साथ उनको बेनिफिट करवा सकें। सही। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रही हूँ मैं आपसे। आपको क्या लगता है कि प्रॉपर एक अच्छी फैमिली प्लानिंग करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट किरदार किसका होता है? वाइफ का, हस्बैंड का, सोसाइटी का, या फिर सास का? आई थिंक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज हम डिपार्टमेंट या स्टेट या गवर्नमेंट के रोल्स को तो हमेशा डिस्कस करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल में मेरे ख्याल में इन सब का, बिकॉज वी आर लार्जली अ पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड डिसीजन मेकिंग इज़ डन बाय द मेल मेंबर्स ऑफ, एंड समटाइम्स आई गेस मदर इन लॉ भी वो रोल एक्वायर कर लेती हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ख़वातीन खुद डिसाइड करें। I started working as DG for past 3 months, तो I used to listen to this कि education is the best contraceptive। तो आप लोगों को पहले इम्पावर करें ताकि वो अपने लिए बेस्ट डिसीजंस ले सकें। सही। अच्छा, हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आखिर में समझ में आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, हमारे घर की ख़वातीन को ख़ास तौर पे, स्पेशली मैं कहूँगा उन सासों को जो फिर एतराज़ करती हैं इस तरह की फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल कुछ करना चाहें अगर, तो हस्बैंड या उनकी वाइफ करती हैं तो अक्सर जो है तनकीद का निशाना बनते हैं, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई थिंक अब हमें सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस आबादी के एतबार से जिस पॉइंट तक पहुंच चुका है, इट इज़ अ हाई टाइम टू थिंक, बिकॉज बहुत ही ग्रिम सिचुएशन है और हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है और हम सबको बिल्कुल प्लान करना चाहिए फैमिलीज़ को रिसोर्सेज के मुताबिक, और अब मिकदार नहीं मयार, सिर्फ उसको कंसीडर करें और उसके मुताबिक अपनी फैमिलीज़ को प्लान करें और ख़ुद भी एक क्वालिटी लाइफ को एंजॉय कर सकें। समन, सोसाइटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फैमिली प्लानिंग में? जो लोगों की बातें शुरू हो जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस जो ये हमारे यहाँ एक टैबू बना हुआ है, इसको क्या कहेंगी आप? ये आप बिल्कुल आपने मतलब दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि लोग बाकी डिस्कस करते हैं, लेकिन आई थिंक एक इंडिविजुअल की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान में इस वक्त 15 से 33 साल की उम्र के अराउंड तकरीबन 60% पॉपुलेशन है, तो जो यंगस्टर्स हैं दे रियली नीड टू थिंक, और हमारी बहुत उम्मीदें हैं अपनी जो यंग नस्ल है कि ये पहले वाली नस्ल से भी बेहतर प्लान करेंगे, रैशनल थिंकिंग करें और अपनी फैमिलीज़ को प्लान करें, सो दैट दे देमसेल्व्स कैन एंजॉय अ क्वालिटी लाइफ। ट्रू। अच्छा समन, अक्सर देखा जाता है कि अगर हम सिटीज़ की बात करें, जो अर्बन एरियाज़ वहाँ पर तो फिर भी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, इस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हम दही इलाकों की बात करें तो वहाँ काफ़ी इन चीज़ों की जो है वो लाइकनेस है, अवेयरनेस की। तो आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है दही इलाकों से जब आप वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेके जाते हैं अपने? तो
आई थिंक पॉपुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम रूरल या अर्बन पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ एन इशू जो प्रॉबेबली दोनों जगहों पे है, क्योंकि आबादी की माइग्रेशन हो रही है और बहुत सारे लोग रूरल से अर्बन सेंटर्स में शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपका बिहेवियर और पर्सपेक्टिव जो है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सो अब देयर इज़ नो बैरियर टू इट, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम तमाम लोगों तक अपने अवेयरनेस के मैसेजेस को पहुंचाएं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल, सोशल, डोर टू डोर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट टू पॉपुलेशन, सब तरह के मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन को इंश्योर करवा रहे हैं। सही, थैंक यू सो मच। समन राय हमारे साथ मौजूद थी, डीजी पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब। थैंक यू सो मच, आपने हमें फैमिली प्लानिंग के तहत आगाह किया कि किस तरह से फैमिली प्लानिंग का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आगे बढ़ते हैं और अब आपके लिए हम लेके आए हैं कुछ बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर हम जिक्र करते हैं हमारे शो में हेयर लॉस का मसला, हेयर फॉल का मसला, तो ख़वातीन तो फिर भी कुछ ना कुछ लगा के रेमेडीज़ करके बाल बचा लेती हैं, लेकिन मर्द हज़रात में जब जेनेटिकल इशू शुरू हो जाता है तो उनकी बाल्डनेस लाजमी होती है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इस वक्त टर्की एक वो मुल्क है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो है वो जदीद नई टेक्नोलॉजी और सस्ती मेडिकल कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की सहूलियात जो है वो फ्राहम कर रहा है। तो ऐसे में एक टूरिज़्म कंपनीज़ का आपने नाम सुना होगा, लेकिन कभी आपने सुना है कि मेडिकल कंसल्टेशन ट्रैवल एजेंसी? नहीं सुना ना? आज हम आपको मिलवा रहे हैं उन लोगों से कि हेरिटेज एक कंपनी है, एक बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस फ्राहम कर रही है वो, जो कि टूरिज़्म दे रही है ख़ास तौर पे मेडिकल कंसल्टेशन के साथ। अगर आप लॉजिस्टिक्स की बात करें, आप अपॉइंटमेंट्स की बात करें और आप मेडिकल कंसल्टेशन की बात करें, तो वो सब आपको अरेंज करके देती है टर्की में। और टर्की में अगर आपने करवाना है हेयर ट्रांसप्लांट या अपना कोई अच्छा सा फेशियल करवाना चाहते हैं या कोई कॉस्मेटिक सर्जरी या प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे हेरिटेज से अस्सलाम वालेकुम, और मुराद भी हमारे साथ होंगे जो टर्की से हमें ज्वाइन करेंगे। वो डॉक्टर हैं हमारे साथ, हमारे पैनल पे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच। हेरिटेज किस तरह से काम करती है? Actually it's a one stop solution. You contact us through our Instagram or website and हमारे जो consultant हैं वो आपके लिए एक plan बनाएंगे. It will be a tailor-made plan according to your the kind of visit, the kind of travel experience you want. It could be a wellness experience. टर्की आपको पता है बहुत अफोर्डेबल जगह है और बहुत पाकिस्तानी जाते हैं उधर, और it's a Muslim country. So we arrange the visas for you, we arrange the air passage, as well as जैसे आपने बताया कि consultation with the doctor. आपके ट्रैवल से पहले ही डॉक्टर आपकी पिक्चर्स मंगवा लेगा, आपसे कुछ टेस्ट का बोलेगा, वो आप टेस्ट पाकिस्तान में करवा लोगे। तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल है? वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, शहबान हक हैं, आप हेरिटेज के डायरेक्टर हैं। yes, आप PR। ओके, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या सोच के आपने ये एक मेडिकल कंसल्टेशन ट्रैवल एजेंसी बनाई, क्योंकि इट्स रियली समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट, एंड मैं पहली बार सुन रही हूँ इस तरह की ट्रैवल एजेंसी के बारे में। I actually experienced this in 2020 when I was in Istanbul for a shoot. I'm a line producer, so I was there. एंड वहाँ टीम में से किसी ने मुझसे कहा कि यार एक तुम हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करा लेते? आई वॉज बॉल्ड बैक देन। तो मैंने कहा श्योर चलते हैं। तो आई वेंट टू सी अ डॉक्टर विद माई फ्रेंड एंड आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे बाय द एक्सपीरियंस। क्या तो वो उनकी फैसिलिटी थी स्टेट ऑफ द आर्ट, क्या तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके, उन सब के भी हेयर ट्रांसप्लांट होते थे। मैंने कहा मैंने यही से कराना। एंड आई मस्ट टेल यू, आई वांट टू मेंशन हियर कि इनके जो फ्रेंड थे वो आसिम रजा थे, द वेरी फेमस एंड रीनाउंड डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने इनकी ट्रांसप्लांट के पीछे उनका हाथ था, उन्होंने इनको पुश किया। ही वाज द डायरेक्टर, आई वाज हिज प्रोड्यूसर, सो यस ही वाज विद मी। उन्होंने कहा कि यही तुम्हारा टाइम है, करवा लो। अच्छा, आई मस्ट से, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत से लोगों के ट्रांसप्लांट देखे हैं, लेकिन आपका ट्रांसप्लांट देख के कोई, आई कैन गिव यू अ गारंटी, कोई बता नहीं सकता कि ट्रांसप्लांट हुआ है। इतनी सफाई है, इतनी नीटनेस है काम में कि बस बहुत ज़्यादा। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर मुराद टर्की से, ही इज़ द हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट। वी वुड लाइक टू वेलकम टू हिम ऑन आवर शो। डॉक्टर मुराद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर मुराद, कैन यू हियर मी? Yes, I hear you. How are you, doctor? Hello. Hello, doctor. Hope you are doing good today. Yeah, well, thanks you. Okay, Dr. Murad's first question, which I would like to ask you, that does hair transplant really hurts? What? Dr. Murad,
can you ask your question again? Yeah, I would like to ask you that does hair transplant really hurts? The first question, if I would like to go for a hair transplant, the first question came into my mind that does it hurts? Yeah, it may be harsh if we don't use good anesthesia. There is some kind of anesthesia with needleless anesthesia and full anesthesia. If we make the appropriate anesthesia, no heart. Okay, so what would you prefer? Which kind of anesthesia you prefer? It depends on the patient. It varies from patient to patient, or you have to decide at the same time? Generally, we use all my patients local anesthesia, but before local anesthesia, we have the anesthetist expert. He makes the sedation. In the sedation, the patient will sleep. During the sleep, we make the local anesthesia, because local anesthesia during when we make the local anesthesia, it may burn. We don't want the patient to feel the burning. Because of that, we make the anesthetist expert, by the anesthetist expert, we make the sleeping anesthesia. Okay. That's my sedation. During the sedation, we make the local anesthesia, and the anesthesia full. When we make the full anesthesia, we awaken the patient, and the patient will feel no pain. Okay, and how much duration does it take to heal the transplant procedure? Is there any scar? मैं शायबान से ही पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप इस प्रोसीजर से पूरा गुजरे हैं. मैं चाहूँगी हमारे व्यूवर्स के लिए आप पूरा इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन करें आपका एक्सपीरियंस. बट डॉक्टर, प्लीज जस्ट गिव मी अ क्विक आंसर दैट हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू हील अ ट्रांसप्लांट प्रोसीजर? वीक्स, month, or how much? Maybe firstly, the once healing is 3 days and 1 week. After this time, within 1 month, within 15 days, the hairs grows up. In the 15th days, patients has good looking hairs, but in the first month, the hairs drop off. Okay. We say that's that drop, shock drop. Okay. After the drop, no hair. When we transplantation, you cannot see our transplantation hairs. All of them generally drop off. After the third month, the new hairs begins to grow up. Generally 6 months later, the new hairs start coming. All right. Okay, Shaiban is here. I would like to ask about his experience there. How does it feel? Okay, Shaiban, आपने भी डॉक्टर मुराद से ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था? नहीं, मैंने डॉक्टर सरकान से करवाया था. एक्सपीरियंस के बाद फिर मैंने रिसर्च शुरू की, और डॉक्टर सरकान तो अब बिल्कुल रीच में नहीं आते. He's out of reach. He's so busy. Oh my God. Yes, all year round he's just doing transplants from people all over the world. तो खैर आपका सवाल, तो there's no scarring. It wasn't painful at all. 3 days में, जैसे how Dr. Murad said, कि वो एक बेसिक हीलिंग हो गई थी. देन इट वाज जस्ट स्कैब्स जो कि 2 वीक्स में चले गए थे, एंड विद इन 2 वीक्स नोबडी कुड टेल कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है. अच्छा, कि इन्होंने कहा कि जो आपके लोग आई थिंक रूट्स लगाते हैं वो आपके 2 वीक्स में झड़ जाते हैं, फिर नए बाल आपके आते हैं. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. एंड वो इतनी अच्छी ग्रोथ, इतनी क्लीन ग्रोथ कि नोबडी कैन टेल इन 2 वीक्स के आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है, इस तरह का प्रोसीजर कराया है. It's that Turkey has really mastered the craft. सही. तो अगर हमें किसी भी डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी हो तो बेहतर है कि आप हेरिटेज के पास जाएं, यानी कि आप शैबान के पास जाएं, से कांटेक्ट कर सकते हैं. शैबान, आपसे कांटेक्ट करने का तरीकेकार क्या है? Through Instagram, Heritage, just search us, and सब देख रहे हैं. They can contact me directly, and consultant जो हैं वो उनसे वहाँ से they'll take it up. तो व्हाट डू यू प्रेफर कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा लोग, सब लोग चाहते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन चाहती हैं कि वो हर वक्त खूबसूरत और जवान नजर आए, तो जहाँ पे बोटॉक्स, फिलर्स, हर चीज़ चल रही होती है. तो व्हाट डू यू प्रेफर कि तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी टर्की में प्रोवाइड की जाती हैं और बहुत अच्छे पैकेज में होती हैं? बहुत रीज़नेबल पैकेज में. आप पाकिस्तान से भी करा सकते हो, पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं. एक्सक्यूज़ मी. बट द थिंग इज़, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट और आप टर्की जा रहे हैं, तो आप ये भी एक्सपीरियंस करें, बिकॉज इट्स टोटली वर्थ द व्हाइल, आई वुड से. अच्छा, और आपका तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है. हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मिनिमम या मैक्सिमम कितना खर्चा आता है? एक अमाउंट अगर पूछना चाहें, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं इस वक्त.
आई थिंक जितना पाकिस्तान में आता है उतना ही टर्की में आ जाता है, अराउंड 200,000, 2 लाख रुपए बस जी। और इसमें सारी आपकी लॉजिस्टिक्स भी होगी, आपका टिकट और वीजा तो नहीं होगा ना? सिर्फ आपकी हेयर ट्रांसप्लांट होगी, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट होगी, एयर पैसेज तो अलग होगा। ठीक है, अच्छा वो सब तमाम चीज़ें अलग होंगी। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ वेकेशन कि टर्की में आप जा रहे हैं, साथ साथ आप लगे हाथों ये भी काम करा लें, सोने पे सुहागा। और आप लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं यहाँ से? अगर कोई कंसल्ट करना चाहे डॉक्टर आपके थ्रू? वीज़ा, टिकटिंग, आपकी बोर्डिंग, लॉजिंग, आपकी वहाँ पे जो भी लॉजिस्टिक्स होंगी, एंड ऑफ कोर्स जो भी ट्रीटमेंट आप सिलेक्ट करेंगे। और टर्की तो सच अ बिग कंट्री, उधर इतनी जगहें हैं देखने के लिए, तो पूरा आपका जो ट्रिप है फैमिली का वो भी हम क्यूरेट करेंगे। वेदर यू वांट टू गो टू कैपेडोकिया, यू वांट टू गो टू एनीवेयर, अंटालिया, तो वी हैव कनेक्शंस विद द बेस्ट होटल्स। हम उनकी उसमें हैं, अलायंस में हैं, तो वील गेट यू द बेस्ट पैकेजेस, द बेस्ट रेट्स, जो कि अगर आप ऑनलाइन रैंडमली जाके बुकिंग करो तो आपको वो रेट्स नहीं मिलते, तो लोअर रेट्स। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हमारी टीम है वहाँ पे, तो वील क्यूरेट द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यू, फूड वाइज, कल्चर वाइज। यस, तो यू कैन एंजॉय विद हेरिटेज। आप अपनी मेडिकल कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं, ट्रांसप्लांटेड भी करवा सकते हैं। अगर आप घूमना फिरना चाहें टर्की में तो उसमें भी जो है वो आपको हेरिटेज जो है और आपको शहबान वहाँ पे हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस काइंड ऑफ सच अ ब्यूटीफुल एंड मैं कहूँगी कि इतनी काम की आपने एक एजेंसी बनाई है जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि आप ये सीरियस इसके अलावा भी आप जो है वो डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, ताकि हम लोग यहाँ से कोई अप्रोच करना चाहते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुराद फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच, आई वुड अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर टाइम एंड थैंक यू सो मच शहबान, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमने अपना कीमती वक्त दिया और एक इतनी अच्छी एजेंसी बनाई है आपने, ट्रैवल मेडिकल ट्रैवल कंसल्टेंट एजेंसी, जिसके ज़रिए आप आसानी से टर्की में किसी भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और लॉजिस्टिक्स की, वीज़ा की, किसी भी चीज़ की आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और अब आपको कुछ सर्दी के हवाले से आगाह कर देते हैं, क्योंकि वेदर तो इस वक्त सर्दी का ही हो रहा है, विंटर है डेफिनेटली, और मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचा दी है और ख़ास तौर पर शुमाली बलोचिस्तान और शुमाली इलाकों में सख्त ठंड हो रही है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध ने रात और सुबह के औकात में ट्रैफिक की रवानी को दरहम बरहम कर दिया है। और आज सुबह कई खित्ते में अगर हम बात करें, पोटवार कश्मीर के अजला में चंद मुकामात पर कोहरा पड़ा है और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो रहा है। अगर बात करें हम आज के अहम शहरों के दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत कराची में आज कहा जा रहा है कि 60 डिग्री तक जाने का इम्कान है, लाहौर में 4, इस्लामाबाद में 5, कोयटा में शदीद ठंड के साथ -6 डिग्री दर्जा हरारत रहेगा, जबकि पेशावर में आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट, अब लेते हैं एक ब्रेक। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब वक्त हुआ है विजन 2040 का। किसी भी मुल्क को माली मुश्किलात से निकालने में इंडस्ट्रियल सेटअप का किरदार सबसे अहम होता है। जब मुल्क में इंडस्ट्रीज का जाल बिछता है तो ना सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होते हैं, बल्कि इसके जरिए ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा होता है। और आज के प्रोग्राम में हम कमांडर सिटी में इंडस्ट्रियल सेटअप के बारे में बात करेंगे और इस मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन रिटायर्ड कमांडर जाकिर साहब, और आज स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ मिसेज जाकिर भी मौजूद हैं, तो दोनों को वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम अस्सलाम। आप तो जाकिर साहब हमारे पास आते ही रहते हैं कमांडर साहब माशाल्लाह से, और काफ़ी आपने हमें बताया भी है अपने सेटअप के बारे में। अगर आज आप इजाज़त दें तो मैं हेड ऑफिस से पूछना चाहूँगी, स्टार्ट यहाँ से लेना चाहूँगी। तो आप मुक़द्दस साहब आप मुझे बताएं कि एक तो माशाल्लाह से आप एक विजन 2040 का पार्ट भी हैं और डेफिनेटली हेड ऑफिस होती हैं जो वाइफ्स होती है वो किसी भी कोई भी सेटअप उसका हेड ऑफिस वाइफ्स ही होती है। तो जो इंडस्ट्रियल सेटअप आप लोग लगा रहे हैं कमांडर सिटी में, उसके बारे में कुछ बताएं कि इससे क्या क्या फ़ायदे
फ़ायदा हो सकता है जो कमांड सिटी में लोग रहते हैं या उसके बाहर? इससे क्योंकि किसी भी कंट्री का जो में अगर इंडस्ट्रियल जोन ज़्यादा इस्टेब्लिश होता है तो लोगों को जॉब्स मिलती हैं, लोगों को रोज़गार के मौके मिलते हैं और खुशहाली आती है। और इसके अलावा ये कि इंडस्ट्रियल जोन जो हमारा बन रहा है उसमें जो वहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं वो वहाँ के मालिक होंगे, वो उनको ओनरशिप दी जाएगी, 50% वो शेयर होल्डर होंगे उस इंडस्ट्री के जो लगा रहे हैं, जो सेटअप लग रहा है वहाँ पर जो भी एम्प्लॉइज होंगे वो सिर्फ वहाँ पर जॉब्स नहीं करेंगे, वो वहाँ के 50% शेयर होल्डर होंगे। 50% सिटी का होगा और 50% वो उनका होगा। जब वो उनको सैलरी के अलावा या उनको सैलरी नहीं देंगे, उनको 50% पार्टनरशिप उनको पार्टनरशिप देंगे। जब उनको सैलरीज हम नहीं दे रहे, हम उनको मुलाजिम नहीं रख रहे, ठीक है। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं चाहे वो स्मॉल हैं या लार्ज हैं, लार्ज पे तो हम 5 साल बाद आएंगे, अभी हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। अगले 3 महीने में हमारा सेटअप मुकम्मल हो जाएगा। तो हमने डिसाइड ये किया है कि हमने चूँकि इकनॉमिकली एम्पावर करना है सबको, तो हम जो लोग रखेंगे उन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी और वो शेयर होल्डर होंगे। क्योंकि जब आप मुलाजिम होते हैं तो आपका एटीट्यूड मुलाजिम वाला होता है, ठीक है, कि भाई इस टाइम पे आना है, इस टाइम पे जाना है, तनख्वाह फिक्स मिलनी है महीने की। लेकिन हम उनको मुलाजिम नहीं रख रहे, हम उनको मालिक बना रहे हैं। 50% वो शेयर होल्डर होंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। अब इसमें मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जो हम अभी 10 इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, अगले 3 महीने में हमारी पहली वर्कशॉप इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगी। तो उसमें छोटी जो मशीनें हैं वो तकरीबन एक छोटे कमरे में, मतलब 12 बाय 12 के कमरे में एक मशीन आ जाती है। अब जिस तरह एक नेल बनाने वाली मशीन है जो कीलें बनाती है, उससे आप तकरीबन 1 टन प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो 5 से 10 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे अगर हम 3 या 4 लोग रखते हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे काम करते हैं और उनको मार्केट भी नहीं जाना, उनको सेल का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमने एक बिज़नेस डेवलपमेंट सेल कायम कर दिया है। अब बिज़नेस डेवलपमेंट सेल उनको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा और उनसे बल्क परचेज भी कर लेगा। तो जो प्रोडक्शन एक दिन की होगी, रात को वो ख़रीद ली जाएगी। और ये बिज़नेस डेवलपमेंट सेल का काम है कि पूरे मुल्क में वो किस तरह अपना डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप करता है कि वो फटाफट वो बिक जाएँ चीज़ें। तो इसलिए जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको इंडस्ट्रीज़ का मालिक बनाएं, ताकि 8 घंटे 10 घंटे काम न करें, बल्कि जितना उनका स्टेमिना है वो काम करें। जब उनको पता चलेगा कि ज़्यादा काम करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा तो इस तरह प्रोडक्शन बढ़ेगी। दूसरा ये कि हम सोलर पे कर रहे हैं, ये तमाम इंडस्ट्री जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हम लेके आ रहे हैं, ये सारा सोलर पे सेटअप है। बिजली की बचत भी होगी और आप लोगों के जहन से खेल रहे हैं, उनको मुलाजमत से हटा के आज़ाद कर रहे हैं। देखिए, एक तो हम ऑनर दे रहे हैं, Exactly. जो भी उस इंडस्ट्री में काम करेगा उसको के लिए एक बड़ा ऑनर है कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, वो मालिक वाली कुर्सी पे बैठेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो उसका इनकम है, इनकम इतना ज़्यादा है कि शुरू से ही इससे उनका मोरल बड़ा बूस्ट होगा और उनके अंदर आगे बढ़ने का, ज़्यादा मेहनत करने का जज्बा पैदा होगा। क्योंकि देखें, जब आपकी जॉब होती है, जॉब में तो बड़ी स्लो प्रोग्रेस होती है, ठीक है। कई सालों आप मेहनत करते हैं, फिर कहीं जाके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ़ौज में हम कैडेट से शुरू होते हैं तो कहीं 30 साल के बाद जाके वो स्टार मिलता है हमें, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस बहुत स्लो है। जबकि बिज़नेस में मैंने देखा है कि आप रातों रात, चंद महीनों में, चंद सालों में आप ज़मीन से आसमान पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रीज़ हम अभी स्मॉल इंडस्ट्रीज से हम स्टार्ट ले रहे हैं, उस पे हमारी कोशिश है कि हर घर को एक इंडस्ट्री दी जाए, मतलब जितने घर हों उतनी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं और हम वो चीज़ सेलेक्ट करें शुरू में जिसकी सेल आसान हो। कमांडर साहब, जो लोग कमांडर सिटी में रहते हैं, क्या सिर्फ वही इस इंडस्ट्री से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या फिर बाहर के लोग भी अगर आना चाहें, ट्रेनिंग लेना चाहें, काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो हमारा सारा फोकस है वो ये है कि जो इस 4 दीवारी के अंदर, कमांडर सिटी की 4 दीवारी के अंदर जो लोग हैं
उनको हम एम्पावर करें पहले उनको, ताकि एक ट्रेंड डेवलप हो। लेकिन जब हम लार्ज इंडस्ट्रीज पे आएंगे तो फिर सर हमें हज़ारों वर्कर्स चाहिए होंगे, वो शायद सिटी के लोग सफिशिएंट ना हो। लेकिन उसमें सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, उसमें ये है कि किसी उनने जो भी उसमें आना चाहेगा उसे कुछ ना कुछ सिटी के लिए करना होगा, या तो कोई प्लॉट लेगा या वहाँ पर कोई छोटा सा अपार्टमेंट लेगा, कुछ ना कुछ, क्योंकि वो सिटी का हिस्सा पार्ट बनना जरूरी है। बिकॉज हमने कमांडर सिटी को एम्पावर करना, उधर के लोगों को एम्पावर करना है ना, तो इसलिए वहाँ पर उसका पार्ट बनना जरूरी है। और वो किराए पे देखें, किराए बहुत कम और बहुत 8-9 हज़ार रुपए महीना किराए पे अपार्टमेंट मिल जाता है कमांडर सिटी में। और लोग लाइन है, एक मिडिल क्लास है हमारे पास, जो लोग आना चाह रहे हैं, हमारे पास उतने घर नहीं है और एक लंबी लिस्ट है जो लोग वहाँ पर एडवांस बुकिंग चल रही है बहुत तेजी से, जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते, अब उनकी ख्वाहिश है कि हम रेंट पे चले जाएं, ताकि देखें बच्चों की अलग ग्रूमिंग हो रही है, कैरेक्टर बिल्डिंग अलग हो रहा है, बेहतरीन मोटर स्किल्स डेवलप किए जा रहे हैं, और साथ अब इंडस्ट्रियलाइजेशन से उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम शुरू करने लगे हैं, ऐसा कहीं और होता नहीं है। ये हमारा अपना विजन है और ये सिर्फ हम ही लोग इधर कमांडर सिटी में करेंगे ऐसा, वरना लोग तो इतने लालची होते हैं, वो तो अपना गुर किसी को नहीं देना चाहते, ठीक है ना। अब ये तो पूरी इंडस्ट्री दे रहे हैं हम, यहाँ तो पूरी इंडस्ट्री दे रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारा उसूल है लिल्लज़ीना आसनू फी हाज़िर दुनिया हसना, जिन्होंने भलाई की उनके लिए दुनिया में भलाई, ये मोटो है हमारा, तो हमने हर अमल में भलाई करनी है, चाहे वो एजुकेशन। कमांडर साहब जो बातें करते हैं ना, माशाल्लाह के दिल इतना खुश होता है, हम खुश होते हैं कि बाकी पाकिस्तान में भी एक ऐसी जगह बन रही है जहां हम बिना किसी खौफ के एक आज़ादाना तरीके से एक अच्छी फिजा में अपने बच्चों को परवरिश दे सकते हैं, परवान चढ़ा सकते हैं। वरना तो जो हालात हैं इस वक्त वो तो बहुत बुरे हालात हैं। अगर शहर की जो है, जैसे हॉर्स राइडिंग कंपल्सरी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे जो हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंटल हेल्थ जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो जब फ्रस्ट्रेशन फ्री हो जाते हैं, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन होती है वो सारी रिलीज़ हो जाती है, जब फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ हो जाती है तो फिर हेल्दी माइंड के साथ तमाम चीज़ें अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल आप गुजारते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल। कमांडर साहब, ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आप जो इंडस्ट्रियल सेटअप कर रहे हैं अपना, उसके लिए कैपिटल कहाँ से आएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो कहाँ से आएगी? देखिए, ये अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सोशल वेलफेयर का कंप्लीट जो कमांडर सिटी का सिस्टम है, इट इज़ बेस्ड ऑन वन हेल्पिंग अदर फार्मूला, कि कोई एक दूसरे की मदद कर रहा होता है। अब होता ये है कि जहाँ आबादी आ जाती है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि हमारे मॉडल में 5000 घर बन रहे हैं, जहाँ 5000 घर होते हैं वहाँ 25000 लोग आते हैं। जब 25000 लोग आते हैं तो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो हम शॉप्स बना रहे हैं, जो हम बेच नहीं रहे हैं, हम खुद उनको ओन करते हैं, उनका जो किराया है या उनकी जो वैल्यू है वो हमारा एसेट हो जाता है। तो जो हमारा मॉडल है, इसके अंदर तकरीबन 1000 शॉप्स बन रही हैं, ठीक है। जब ये मैच्योर होगा 2025 या 26 में, तो कम से कम एक शॉप की वैल्यू 3 करोड़ रुपए एवरेज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगी, क्योंकि वहाँ 25000 लोग रह रहे होंगे, वहाँ ब्यूटी पार्लर भी चल रहे होंगे, सब्जी की दुकानें, सैलून, हर चीज़ जी होगी वहाँ पे। तो वो जो कमर्शियल वैल्यू बढ़ती है वो हमारा इनकम होता है। असल में घरों पे हम बिल्कुल प्रॉफिट नहीं लेते, लेकिन जो भी हमारे कमर्शियल एसेट्स हैं उनसे हम इतना पैसा, वो अरबों बन जाता है। अगर मैं 1000 शॉप्स की बात करूं और 3 करोड़ एवरेज वैल्यू लूं तो ये 300 अरब रुपए बन जाते हैं। अब 300 अरब में आप 1000 इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, तो हमारे लिए इसलिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम घर बहुत तेज़ी से बना रहे हैं, लोगों को बहुत तेज़ी से आबाद कर रहे हैं। इसलिए हमारा दूसरा जो हमारा अगला टॉपिक होगा इंशाल्लाह, कि हम साउथ एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब वहाँ पे लेके आ रहे हैं, बल्कि वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं एक दफ़ा कि जूड़िया बाज़ार जो मॉल लेके आ रहे हैं, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वहाँ से हम फंड जनरेट करेंगे और उससे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। वाह, कितना खूबसूरत सोच है, कितनी हसीन सोच है, और आपकी जो ये एक सोच ही आपको इंशाअल्लाह आगे लेके जाएगी। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कमांडर साहब और आपके भी मिसेस कमांडर के इस तरह का एक प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं कराची में या पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए, कि जिससे सब लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर हम चाहें कि यहाँ पे बच्चों को एक
बहुत ही प्रॉपर लाइफस्टाइल दें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल दें, तो उसके लिए हमारे जहन में सबसे पहले आता है किसी बाहर मुल्क शिफ्ट हो जाए, लेकिन हर किसी की बस में ये चीज़ नहीं है। लेकिन अब मौका आपके पास है, आपको पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शहर से थोड़ा सा दूर चले जाएं कमांडर सिटी में, वहाँ आपको तमाम वही सहूलियात मैसर होंगी जो आपको बाहर ममालिक में मिलती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना, तो आज ही कमांडर सिटी में जाइए, अपना घर, प्लॉट, अपार्टमेंट जो चाहें आप खरीद सकते हैं और अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन कमांडर साहब, आपका भी और मुक़द्दस साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक कमांडर साहब के साथ, लेकिन मैं आपसे मिलूंगी मंडे को। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।